हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में अपने बात चल रही थी भौतिक प्रदेशों को लेकर। इन भौतिक प्रदेशों में हमारे एक नंबर भौतिक प्रदेश चल रहा था जिसका नाम था हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार के निर्माण की प्रतिक्रिया हम लोगों ने देखी थी, और इसके अलावा इस हाड़ौती पठार में पाए जाने वाले इनके अलग अलग स्थान विशेष को, इसकी स्थिति जो देशांतरीय स्थिति और अक्षांश स्थिति थी, दोनों स्थितियों को हमने देखा था। अब हम जो बात करेंगे वो हाड़ौती पठार की कुछ विशेषताओं को लेकर बात कर रहे थे, और इन्हीं विशेषताओं में आज का जो अपना मुख्य पॉइंट होगा वो हाड़ौती पठार के वनस्पति को देख लो, चाहे यहाँ की मिट्टी को ले लो, या फिर यहाँ जैव विविधता रहेगी, यहाँ की कुछ नदियां रहेगी, या फिर कुछ स्थलाकृतियां रहेगी। इन सब को लेकर हम यहाँ पर बातें करने वाले। तो आज का जो अपना मुख्य पॉइंट है वो पॉइंट रहेगा हाड़ौती का पठार। आज हम बात करने वाले हैं हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली जैव विविधता। यहाँ की जैव विविधता रहेगी, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले। जैव विविधता के बारे में हम बातें करने वाले। जैव विविधता को हम एक बार हाड़ौती पठार की जैव विविधता के बारे में हम चर्चा करने वाले। जैव विविधता की दृष्टि से ये क्षेत्र अपने राजस्थान में अग्रणी क्षेत्र रहा है, और इसके अंतर्गत बात करें तो जैव विविधता में हमें यहाँ पर एक नंबर तो मिलता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा? आप कहोगे कि सर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और जो दो नंबर की जैव विविधता रहेगी उसके अंतर बात करें तो हमें मिलेगा जवार सागर अभ्यारण्य। जवार सागर अभ्यारण्य। अब दो अभ्यारण्य रहेंगे, एक तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल और एक रहेगा जवार सागर अभ्यारण्य। अब दोनों ही अभ्यारण्यों की यदि बात करें तो दोनों के दोनों अभ्यारण्य हैं, ये दोनों के दोनों अपने कोटा जिले में मिलेंगे। तो इसकी स्थिति देखी जाए तो ये जिला हमें पूछ ले तो कौन सा जिला बताना पड़ेगा? कोटा जिला। और इसमें भी हमें यदि जिले को लेकर बात पूछ ली जाए तो कोटा जिला बताना पड़ेगा। अब ध्यान देना, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसे घड़ियाल व मगरमच्छ की प्राकृतिक स्थली के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। हम क्या कहेंगे कि इसे घड़ियाल व मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास कहा जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास कहा जाता है। और इसकी बात करूं तो इसे
घड़ियाल की शरण स्थली कहा जाता है। इसे घड़ियाल की शरण स्थली कहा जाता है, घड़ियाल या मगरमच्छ की, और इसे कहा जाता है प्राकृतिक आवास। अब इसमें भी यदि बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में अपने भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसमें हमें मिलेगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जिसकी बात करें तो उसे हम कहते हैं गांगेसुस या डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन ये होती है दोस्तों दृष्टिहीन। दृष्टिहीन होती है। ये अपने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो हम लोगों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करें तो हमें पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय इसको अपने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया। तो देखो, इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 5 अक्टूबर 2009 को इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या कर दिया, हम लोगों ने घोषित कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में इस क्षेत्र की बात करें तो अंतः अधर अस्पष्ट जो क्षेत्र है, अंतः अधर अस्पष्ट अपवाद तंत्र का जो भाग है, वही हमारे पास में हाड़ौती का भाग है, जिसे हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान में अंतः इधर अस्पष्ट क्षेत्र हमको पूछ ले तो भी आपको यही क्षेत्र बताना है। देखो, इसके अलावा यदि हमें नेक्स्ट पूछ ले तो हमें बताना है इसकी विशेषता, और विशेषता में बताना है राजस्थान का अंतः अधर अस्पष्ट अपवाह तंत्र हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को माना जाता है, को माना जाता है। ये हाड़ौती का जो भाग है वो अंतः अधर अस्पष्ट प्रदेश के नाम से भी अपने राजस्थान में जाना जाता है। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। अब हाड़ौती की इसके अलावा और विशेषता देखें तो यहाँ की जलवायु को लेकर हम बात करेंगे। इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जलवायु देखी जाए तो मौसम विभाग के अनुसार यहाँ की जलवायु है वो ध्यान देना, जैसे ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती पठार यानी अपने झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, और इसी के आधार पर ये राजस्थान में जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रह जाता है अपना झालावाड़ जिला। और इसके अलावा यहाँ पर अति आर्द्रता वाली जलवायु
मिलती है हम लोगों को। इसके अलावा कोपेन के अनुसार AW की जलवायु मिलती है, थोरनवेट के अनुसार CAW की जलवायु मिलती है, और तिवार्था के अनुसार भी AW की जलवायु हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसकी तुलना यदि कर सके तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो अब हम इसको लेकर बात करेंगे और वह बात होगी इसकी जलवायु प्रदेश को लेकर। यहां मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु हम लोगों को देखने को मिलती है, तो अगला जो मुख्य पॉइंट होगा वह पॉइंट होगा हाड़ौती प्रदेश की जलवायु। हाड़ौती प्रदेश की जलवायु, यानी हाड़ौती प्रदेश की जलवायु कैसी है, ध्यान देना इसके बारे में। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती प्रदेश यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या फिर हम कहें तो झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले से अपने राजस्थान में ये जो दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने भारत का जिस गर्मियों में आता है, ग्रीष्म ऋतु में ये अपने भारत में आता है, और भारत में आने के बाद इसे दो शाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है। एक शाखा तो हो जाती है हमारे पास में अरब सागर के मानसून की, और एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून होता है। राजस्थान की कुल वर्षा के अंतर्गत यदि देखा जाए, या फिर ये मैं तुमको कहूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यदि हमारे पास में 100% बरसात होती है, तो उस बारिश का 65%, यानी हम ये कह सकते हैं कि इससे होने वाली जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से होती है। आर्द्रता कम होती है लेकिन बारिश ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान देना। जैसे इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक बारिश की वजह से हम लोग यहाँ की जलवायु वाला जो क्षेत्र है उस जलवायु को हम अति आर्द्रता वाला क्षेत्र मानते हैं। अति आर्द्रता का मतलब होता, अति का मतलब होता आवश्यकता से ज्यादा, तो यहाँ बारिश राजस्थान के दूसरे क्षेत्र की तुलना में ज्यादा होती है। लगभग 125 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ बारिश हमको देखने को मिलती है, जिस आधार पर हम लोग इस क्षेत्र को अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र मानते। और यदि बात की जाए मुख्य रूप से तो देखो ये जो अपना हाड़ौती भाग है, ये जो अपने राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश है, ये अपना राजस्थान, और इसमें बात बताऊं आपको, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। ये भाग है, ये है दक्षिणी पूर्वी भाग। तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग की बात की है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं हाड़ौती का पठार।
हाड़ौती पठार। तो इस जगह यदि बात करें तो इधर से आने वाली जो मानसूनी पवने हैं, ये जो मानसूनी पवने हैं, और ये जो मानसूनी पवने हैं वो है बंगाल की खाड़ी के मानसून की, बंगाल की खाड़ी का मानसून है। और ये मानसून इधर जब आता है तो सबसे पहले यहां अपने पास एक जिला है, इस जिले में सबसे पहले ये मानसून प्रवेश करता है, यहां के क्षेत्र में प्रवेश करता है। और यहां का जो ये भाग है इसे ही हम झालावाड़ जिला कहते हैं। तो हमें पूछे कि बंगाल की खाड़ी का मानसून कहां से प्रवेश करता, तो जिला झालावाड़ हो गया, और दिशा दक्षिणी पूर्व हो गई, और प्रदेश था वो हाड़ौती प्रदेश हो गया, जहां पर सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी मानसून है वो यहां पर प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को लेकर बात की जाए तो राजस्थान की कुल बारिश का 90% वर्षा की मात्रा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त करने वाला जो भौगोलिक प्रदेश है वो अपने पास में हाड़ौती हो जाएगा, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि ये दक्षिणी पूर्वी दिशा हो जाएगी। जिला अपने पास में झालावाड़ हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला। मौसम विभाग के अनुसार देखा जाए तो यहाँ की अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र माना जाएगा। कोपेन के अनुसार देखा जाए तो इसको AW का संकेत दिया गया, जिसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। और बूंदी जिला है वो कोपेन के अनुसार इस हाड़ौती में शामिल नहीं है, मतलब AW में नहीं शामिल है, ये ध्यान दे लेना तुमको विशेष रूप से। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में यदि और भी जलवायु को लेकर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या बताना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे मैं ये कह रहा हूं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। मानसून कितनी होती है, तो 90% बारिश होती है। और देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो होगा हमारे पास में झालावाड़ जिला। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली दिशा तो होगा दक्षिणी पूर्वी दिशा। नेक्स्ट देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश तो होगा हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश। नेक्स्ट देखो मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती प्रदेश की जलवायु तो हमें बतानी है अति आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट देखो, जलवायु वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हाड़ौती प्रदेश की जलवायु AW है, AW है। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु का नाम दे दिया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का नाम इसे दे दिया जाएगा। आर्द्र जलवायु। अब ध्यान देना, नोट लगाकर एक बात लिख देते हैं, उसमें लिखते हैं व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हाड़ौती प्रदेश का बूंदी जिला हाड़ौती प्रदेश का बूंदी जिला AW में नहीं शामिल होता। नहीं शामिल है। बूंदी जिले की जलवायु बूंदी जिले की जलवायु CAW जी सॉरी, बूंदी जिले की जलवायु CWG एक संकेत है बूंदी जिले की जलवायु का ना, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु में शामिल होता है। उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु होती है, उसमें शामिल है ये बूंदी जिला। कौन सा जिला याद रखोगे? बूंदी जिला। और किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार हाड़ौती में शामिल नहीं होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। और यदि नेक्स्ट बात करें तो ध्यान देना, जलवायु वैज्ञानिक त्रिवार्था के अनुसार हाड़ौती की जलवायु
हाड़ौती की जलवायु कैसे बताई टिवारथा ने, AW बताई। ठीक है, फिर हमें पूछ ले तो नेक्स्ट बताना है जलवायु वैज्ञानिक फारेनहाइट के अनुसार हाड़ौती की जलवायु सी, फिर ए और फिर डब्ल्यू है, यहाँ कोमा लगाया हुआ। ठीक है, ये मानी गई है। तो थोरेनवेट ने हाड़ौती की जलवायु को अलग माना है, तिवारथा के अनुसार हाड़ौती की जलवायु अलग मानी गई है। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। और बात करें तो अब अगली जो इसकी विशेषता रहेगी वो रहेगी हाड़ौती प्रदेश की वनस्पति को लेकर। हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः बात की जाए तो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति की अधिकता होती है हाड़ौती में, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। हाड़ौती के पठार में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति हाड़ौती के पठार में हमको देखने को मिलती है। तो ये भी तुमको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाड़ौती पठार की वनस्पति को लेकर भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाड़ौती पठार में वनस्पति सवाना तुल्य बतानी है। और बात करें इसके कृषि वाले क्षेत्र को, तो यहाँ आर्द्र प्रकार की कृषि होती है। आर्द्र कृषि का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो कृषि होती है उसको हम आर्द्र कृषि के नाम से जानते हैं। और जहां मुख्यतः जो फसल है, जैसे मान लो कि आर्द्र कृषि हाड़ौती में हुई, तो हाड़ौती में जो फसलें होती है उनमें नगदी फसलें और व्यापारिक फसलों की अधिकता होती है। तो यहां आपको मुख्य रूप से इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दे लेना। हाड़ौती पठार की कृषि, इसको हम कहते हैं आर्द्र कृषि। अब ध्यान देना, जैसे यहां नोट लगाकर एक बात और भी लिख देते हैं, और लिख देते हैं आर्द्र कृषि क्या होती है इसके बारे में। आर्द्र कृषि के बारे में ध्यान देना, वह भाग या वह क्षेत्र जहां पर सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वर्षा होती है, उसको आर्द्र कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखना है हाड़ौती पठार की फसलें। अब फसल कौन सी होती है भाई, आर्द्र कृषि का मतलब वर्षा तो अच्छी हो रही है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको आर्द्र कृषि कह दिया। लेकिन अच्छी बरसात के साथ में यहां मुख्यतः फसल कौन सी होती है, तो व्यापारिक फसल कह दो या फिर नगदी फसलें कह दो। तो यहां हमारे पास में व्यापारिक वह नगदी फसलें होती है, नगदी फसलों की अधिकता होती है।
व्यापारिक और नगदी फसलें होती है ना, इनकी हाड़ौती वाले क्षेत्र में क्या होती है, अधिकता। जैसे नगदी फसलों में कौन कौन सी फसलें होती है, तो हम एक नंबर पर बात करें तो सोयाबीन जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, जो बारह और कोटा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। धनिया देख ले, रबी की फसल के अंतर्गत आता है, रामगंज मंडी कोटा की धनिया के लिए प्रसिद्ध है। संतरा देख ले तो बागवानी फसल है, भवानी मंडी जो झालावाड़ की है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। और ये जो संतरा मंडी है ना, जो अपने पास में भवानी मंडी रही है झालावाड़ की संतरा मंडी, इस मंडी को अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ की मुख्यतः फसलें कौन सी है उनको लेकर यदि बात करें तो ध्यान देना, हाड़ौती की फसलें हो गई, व्यापारिक और नगदी फसलें। अब कौन कौन सी फसल है उनमें देखो, जैसे बात करें सोयाबीन। सोयाबीन तो सोयाबीन है खरीफ की तिलहनी फसल। तिलहनी फसल है, 12 और कोटा में सर्वाधिक देखने को मिलती है, 12 और कोटा में। दो नंबर पर बात करें तो धनिया, धनिया है रबी की फसल। धनिया के लिए रामगंज मंडी प्रसिद्ध है। रामगंज मंडी कोटा की ये धनिया के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर बात करें 3 नंबर पर तो देखना संतरा, संतरा में बात करें मुख्य रूप से तो अब देखो संतरा है ना, संतरा ये रबी और खरीफ के अंतर्गत नहीं लाएगी, इसको बागवानी फसलों के अंतर्गत लाएगी। फल फ्रूट आ गया एक प्रकार से, किस फसलों के अंतर्गत आएगा, बागवानी फसल के अंतर्गत। तो एक प्रकार की बागवानी फसल है। इसकी बात करें तो इसके लिए भवानी मंडी प्रसिद्ध है। भवानी मंडी कहां है, झालावाड़ में। ये जो अपने पास में भवानी मंडी है, इस मंडी को मिला हुआ है अवार्ड, इसे दे दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है किसको, भवानी मंडी को मिल चुका है, जो किस लिए प्रसिद्ध है, बागवानी फसलों के लिए। बागवानी फसल में भी संतरा के लिए प्रसिद्ध है, और कहां है, झालावाड़ में। इसी वजह से संतरा की अधिकता के कारण, इसी संतरा की अधिकता के कारण जो अपना झालावाड़ है, इसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो देखना भारत में सर्वाधिक संतरा नागपुर महाराष्ट्र में होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक संतरा झालावाड़ में होता है। इसीलिए झालावाड़ को
झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। झालावाड़ को क्या कहते हैं हम? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो नागपुर है ना, भारत का जो नागपुर है, यहाँ महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ संतरा ज्यादा होता है, और अपने राजस्थान का जो झालावाड़ है, यहाँ संतरा ज्यादा होता है। इसलिए राजस्थान का जो झालावाड़ है, इसको हम लोगों ने संज्ञा दे दी है कि ये तो अपना क्या है, एक प्रकार से नागपुर है, क्योंकि संतरा इस जगह पर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम इसको नागपुर की संज्ञा देते हैं। और कौन सी फसलें होती है? जैसे गन्ना की फसल है, रबी के अंतर्गत होने वाली होती है। जैसे कपास की फसल है, ये भी रबी के अंतर्गत होती है। तो इस हाड़ौती पठार की और अन्य फसलें कौन सी है? देखो, गन्ना, यह है रबी की फसल। कपास, यह भी रबी की फसल। अश्वगंधा, अब ध्यान देना विशेष रूप से इस बात को, अश्वगंधा एक औषधीय फसल है जो झालरा पाटन झालावाड़ में सर्वाधिक होती है। इसके अलावा चावल और गेहूं है, वो खाद्यान्न फसलें भी हमको यहां पर मिलती है। तो अश्वगंधा क्या है? औषधीय फसल है, जो कहां है? झालरा पाटन झालावाड़। इसके अलावा गेहूं और चावल, ये क्या है? एक खाद्यान्न फसलें। ये सब की सब फसलें दोस्तों हमें कहां मिलती है? अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में हमको राजस्थान में देखने को मिलती है। इनको लेकर हमारे पास में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। अब फसलों की अधिकता होने के कारण जो रिको के द्वारा है, यहां पर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पार्कों की स्थापना की गई है, जिनमें मसाला पार्क है, एईजे के अंतर्गत होता है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अधीन यहां स्थापना की गई है। दो पार्क हैं, एक तो मसाला पार्क है और एक एग्रो एक्सपोर्ट जोन है, उनके अधीन है एईजेड। तो यहां ध्यान देना, जैसे दो चीज तुमको पूछेगा, मसाला पार्क रहेगा, और मसाला पार्क भी जीरा और धनिया दोनों का अलग अलग होता है ना। तो एईजे के अंतर्गत, एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत या मसाला पार्क के अंतर्गत यदि देखा जाए तो दोनों का अलग अलग ही आंसर होगा। तो रिको के द्वारा या रिको के अंतर्गत हाड़ौती में स्थापित पार्क। एक तो है तुम्हारे पास में मसाला पार्क, दूसरा है एईजेड, एग्रो एक्सपोर्ट जोन। ध्यान देना, मसाला पार्क की और एग्रो एक्सपोर्ट जोन दोनों को लेकर हम बात करें तो मसाला पार्क जैसे राजस्थान का पहला है, वो तो है जोधपुर में, और किसके लिए है? वो जीरा के लिए। दूसरा है कोटा में धनिया के लिए। लेकिन
एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान का धनिया पार्क पहला आएगा, मसाला पार्कों के अंतर्गत आएगा आपके जीरा पार्क जोधपुर वाला, और एग्रो एक्सपोर्ट के अंतर्गत आएगा धनिया पार्क कोटा वाला। ये दोनों चीज आपको ध्यान देनी। जैसे मसाला पार्क में पहला देखा जाए तो मसाला पार्क में एक नंबर है वो आपका है जोधपुर में। जोधपुर में कौन से मसाले के लिए? जीरा के लिए। दूसरा है आपका कोटा में, किसके लिए? धनिया के लिए। यह है मसाला पार्क के अंतर्गत। लेकिन एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत देखा जाए तो इसी का विपरीत हो जाएगा, मतलब कोटा वाला एग्रो एक्सपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का पहला रहेगा और मसाला पार्क राजस्थान का पहला रहेगा, वो रहेगा जोधपुर का जीरा के लिए। और एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत देखा जाए तो धनिया पार्क पहला है और मसाला पार्क देखा जाए तो हमारे पास में रहेगा जीरा पार्क। अब देखो, यदि एग्रो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत देखा जाए तो पहला पार्क कौन सा होगा? पहला होगा कोटा का धनिया पार्क, कोटा का धनिया के लिए, और दूसरा होगा जोधपुर का ये जीरा के लिए। मतलब यदि तुम लोगों को ये पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान का पहला मसाला पार्क तो जोधपुर जीरा के लिए है, दूसरा कोटा धनिया के लिए, तुमको ये पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान का एग्रो एक्सपोर्ट जोन है वो किसको है, तो पहला है कोटा वाला धनिया के लिए, और देखो ये दोनों विपरीत है। मसाला पार्क है उसमें पहला रहेगा जीरा जोधपुर का, और एग्रो एक्सपोर्ट के अंतर्गत पहला रहेगा कोटा का धनिया। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मिश्रित कृषि की जाती है, मतलब कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। और राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम जो अवशेष है वो बागोर मतलब भीलवाड़ा में पाषाणकालीन सभ्यता रही है, वहां से हम लोगों को मिले हैं। तो यहां पर यह बात भी तुमको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई मिश्रित कृषि भी देखने को हमें मिलती है। अब नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे मिश्रित कृषि। क्या मतलब होता है? कृषि कार्य के साथ साथ में पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। अब मैं यहां एक नोट लगाकर बात लिख देता हूं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता ये पाषाणकालीन सभ्यता है। भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष है वो हमें बागोर की सभ्यता रही है, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में जो पाषाणकालीन सभ्यता है वहां से हम लोगों को प्राप्त हुई। अब पशुपालन के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी नस्लों के पशु पाए जाते हैं, उन सबको लेकर हम बात करने वाले।
जैसे मान लो कि यहाँ पर बात की जाए तो कृषि कार्य की बात करें, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास में यहाँ मिश्रित कृषि के अवशेष मिले, जिसमें इस कृषि कार्य के साथ में पशुपालन का भी अवशेष है। और अब पशु कौन कौन से है यहाँ के और कौन कौन सी उनकी नस्लें हैं, उन सबको लेकर बात करेंगे। जैसे बात करें मुख्य रूप से तो गाय, गाय की यहाँ पर मालवी नस्ल मिलेगी। जैसे भेड़, भेड़ की सोनाड़ी या चनोतर नस्ल मिलेगी। चनोतर का मतलब होता है चरते समय उसके कान है वो धरती को स्पर्श करते हैं, इस प्रकार की सोनाड़ी कहते हैं उसको, या फिर चनोतर कहते हैं। भेड़ की नस्ल बकरी, बकरी जमनापुरी नस्ल की मिलेगी। यहाँ पर घोड़ा मालवी नस्ल का मिलेगा। गाय भी मालवी नस्ल है और घोड़ा भी कौन सी नस्ल है, मालवी नस्ल का रहेगा। भैंस की बात करें तो मूरा नस्ल या फिर नागपुरी नस्ल की भैंस मिलेगी, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। मूरा नस्ल होते हैं जिसे नागपुरी नस्ल के नाम से जानते। अब यहाँ के पशुपालन देखें। पशुपालन में हमको मिलेगी गाय, गाय है यहाँ की मालवी नस्ल की, हाड़ौती में मालवी नस्ल की गाय। यहां पर बात करें भेड़, भेड़ है सोनाड़ी नस्ल की, जिसे हम चनोथर भी कहते हैं। यहां बात करें बकरी, तो बकरी है, बकरी है यहां पर जमनापुरी नस्ल, जमनापुरी नस्ल। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा है यहां पर मालवी नस्ल का, मालवी नस्ल का, जमनापुरी नस्ल का और सोनाड़ी नस्ल की। जैसे भैंस, तो भैंस है यहां मूरा नस्ल की, जिसे नागपुरी भैंस भी कहते हैं। नागपुरी भैंस भी कहते हैं। अब ध्यान देना, ये जो मुरा नस्ल की नागपुरी भैंस है ये है अपने राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस नस्ल की है, तो आपको बतानी है मुरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। अब मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र है वो बना दिया गया डग झालावाड़ वाले क्षेत्र में, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना। मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में, डग गंगाधर प्रदेश आता है झालावाड़ जिले का, और उस जगह पर कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र है, तो मालवी नस्ल का। ध्यान देना, राजस्थान में पशुओं के लिए कुल मिलाकर 10 पशु मेले लगाए जाते, लेकिन हाड़ौती वाले क्षेत्र में भी हमें 2 पशु मेले देखने को मिलते। राजस्थान के कुल 10 पशु मेलों में से हाड़ौती वाले क्षेत्र में आपको 2 पशु मेले देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से पशु मेले हैं, 2 पशु मेले। राजस्थान में कुल 10 पशु मेले लगते हैं। ध्यान देना, राजस्थान में तो है कुल 10 से, लेकिन बात हो रही है हाड़ौती की, तो हाड़ौती प्रदेश में दो पशु मेले लगते हैं। जैसे
तुमने सुना होगा जसवंत सागर पशु मेला या फिर गोमती सागर पशु मेला, दोनों पशु मेलों की आपको विशेषताओं के लेकर भी हम बातें करेंगे। एक नंबर पशु मेला होता है जिसको कहते हैं गोमती सागर पशु मेला, जो झालरापाटन झालावाड़ वाले क्षेत्र में लगता है। आयोजन वैशाख माह में होता है इसका, और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। एक होता है चंद्रभागा पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में, ये कार्तिक माह में लगता है, ये भी आपको ध्यान दे लेना। तो एक नंबर जो पशु मेला होगा वो होगा गोमती सागर पशु मेला। दूसरा जो पशु मेला है वो है चंद्रभागा पशु मेला। एक तो गोमती सागर है और दूसरा चंद्रभागा पशु मेला है। गोमती सागर पशु मेला है ये आपका झालावाड़ में है। गोमती सागर भी झालरापाटन झालावाड़ में। ध्यान देना, जैसे बात करें गोमती सागर की तो इसका जो आयोजन है ये होता है वैशाख माह में, और चंद्रभागा का यदि आयोजन देखा जाए ये होता है कार्तिक माह। एक बात का और ध्यान देना, गोमती सागर पशु मेला है ये राजस्थान या ये हाड़ौती अंचल का, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो विशेष रूप से दोस्तों आज हमने हाड़ौती के कृषि जलवायु को लेकर, कृषि कार्यों को लेकर, यहाँ पशु संपदा को लेकर विशेष रूप से आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। और इसी क्षेत्र की हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सभी दोस्तों को ध्यान रखना है, इसी के आगे का पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे हाड़ौती और है थोड़ा सा बाकी, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम नया भौतिक प्रदेश लेके आएंगे। तब तक सभी दोस्तों को मेरे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।